क्विज के लिए आप टेलीग्राम या फिर एप्लीकेशन क्लास 24 डाउनलोड कर सकते हैं। आज का कोट ऑफ द डे है, फ्रीडम एंड लव गो टुगेदर, लव इज नॉट अ रिएक्शन, इफ आई लव यू बिकॉज यू लव मी दैट इज मेयर ट्रेड। सही बात है ना। फ्रीडम एंड लव जो है ना, ये हमेशा साथ में चलते हैं, राइट। फ्रीडम लव के साथ हमेशा फ्रीडम आती है, लेकिन ये बात कोई समझता ही नहीं है। अगर आप 10 लोगों से बात करोगे ना, तो 8 या लोग किसी भी रिलेशनशिप में बताए सिर्फ इस वजह से है बिकॉज उनको लगता है कि सामने वाला पार्टनर उनको लव करता है, और इस वजह से वो अपनी फ्रीडम जो है वो सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, लव एंड फ्रीडम दे विल ऑलवेज गो टुगेदर। अगर आप किसी को फ्रीडम नहीं दे सकते तो इसका मतलब आप उसको लव नहीं करते हैं, चाहे वो आपका छोटा भाई बहन हो, चाहे फिर आपकी वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, एंड वाइस वर्सा एज वेल, या फिर आपका बच्चा हो। अगर आप किसी को फ्रीडम नहीं दे सकते, अगर आप किसी को ऑब्वियसली अगर आप किसी को प्यार करते हो ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि मैं फिर उस पर्सन को रूल करूंगा। यहाँ पे जैसे ही जब आपका ये ऑब्सेशन, जब आपका ये रूलिंग वाला बनने लगता है ना, तो आपका प्यार खत्म हो जाता है और आप एक तरीके से डिक्टेटर के तौर पे, बस एक ऑब्जेक्ट के तौर पे सामने वाले को ट्रीट करने लगते हो। तो ऑलवेज ऑलवेज रिलेशनशिप में हमेशा ध्यान रखो। ये कृष्णमूर्ति का स्टेटमेंट है, अमेजिंग फिलोसफर, राइट। तो इस बात को हमेशा अपने साथ में रखना, और हमेशा इस बारे में अपने पार्टनर से भी डिस्कस करना कि आप हमेशा लॉयल रहोगे, चाहे आपका दोस्ती के साथ हो, चाहे आपके कोई भी रिलेशनशिप हो आपका। आप हमेशा सपोर्ट करोगे, बैड टाइम में, गुड टाइम में, बट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर फ्रीडम एंड लव आर ऑलवेज गो टुगेदर। समझ गए। अगर आप किसी से इसलिए रिएक्शन, लव को रिएक्शन नहीं है कि सामने वाला देगा तो आप भी दोगे, उसको सिर्फ ट्रेड है जो कि कहते हैं। ट्रेड में यही तो होता है कि आप मुझे एक्स दोगे, मैं आपको वाई दूंगा। समझ गए। इट इज गुड अगर आपको कोई पसंद करता है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, और उस रिस्पेक्ट की वजह से अगर आप सामने वाले को लव करते हो, दैट्स ग्रेट, वो भी अच्छी बात है। बट इफ आई टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप दैट यू नीड टू कैरी, उसके लिए फ्रीडम एंड लव दोनों साथ में ही चलने चाहिए। समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। ये बुक है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मात्र 100-200 रुपए की बुक है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है। और नहीं भी है शौक तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जिंदगी में इस बुक को जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अमेजिंग किताब है ना। थिंक ऑन दीज थिंग्स। लोग सोचते नहीं है इन चीजों के बारे में, तो थिंक ऑन दीज थिंग्स ये पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी है, आपके एजुकेशन के पर्पज से भी बहुत अच्छी है। अगर आप टीचर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तो ये बुक आपको पता होनी चाहिए। इसमें एजुकेशन के बारे में हाँ, काफी चीजें हैं जो कि बता रखी है। ऑलराइट। चलिए ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें द हिंदू के फ्रंट पेज की, कल का है, संडे का न्यूज़पेपर है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ईरान की स्टेटमेंट है। ईरान ने बोला है कि मैं हमारे नेबर्स के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता, बट हम सरेंडर नहीं करेंगे। इन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि जो भी हमारे नेबर्स हैं, अगर ये लोग हमारे अगेंस्ट अगर स्ट्राइक करने के लिए अपनी प्लेस को नहीं दे रहे हैं यूएसए को, तो हम लोग यहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। राइट। अभी आपको मालूम नहीं है, गल्फ जो है वो बड़ी मुश्किलों में फंस चुका है। गल्फ एज ए कंट्री की तो बस की बात है नहीं ईरान से लड़ने की, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और गल्फ के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगाए थे यूएसए ने, वो भी जो है अभी ईरान ने कई जगह पे उड़ा दिए हैं। दूसरा, मिलियंस ऑफ डॉलर है जो कि इन्वेस्ट हो चुका है, बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हो चुका है। तीसरा, वहां पूरे गल्फ के लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड, ऑयल, टूरिज्म। समझ गए। फाइनेंशियल जो यूएई जो है, दुबई है, वो फाइनेंशियल हब एक तरीके से ईस्टर्न वर्ल्ड का। तो ये सारे के सारे काफी हैम्पर हो रहे हैं। यूएस से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गल्फ को इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इनफैक्ट गल्फ को पहले वार्निंग भी नहीं दी गई थी यूएसए के द्वारा। तो अभी गल्फ भी जो है वो बेचारा बीच की स्थिति में फंस चुका है। अभी गल्फ को भी जो है ना, वो यूएस के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि इस युद्ध को जो है वो जल्दी से विराम दे सके, अदरवाइज गल्फ जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर फ्यूचर में देखने को मिलेगा। राइट। और ईरान का भी तरीका यही है कि उसको पता है कि मैं डायरेक्टली यूएसए पे अटैक नहीं कर सकता, मैं इसके बेस पे अटैक कर सकता हूं। तो वो इधर अटैक करके जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा, यूएस के बेस को, असेट्स को उड़ा के इस एरिया में उसको नुकसान पहुंचाएगा, ताकि यूएस भी टेबल पे आ सके। लेट्स सी, यूएस टेबल पे आने वाला नहीं है वैसे तो खैर, बट लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। यहाँ पे ये आपको जो फोटो है, ये आप जो धागा बांधते हैं ना, जो है ना कलावा जिसको कहते हैं, वो उसकी फोटो है ये। यहाँ पे गैस प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बोला था कि सिलेंडर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी गैस और ऑयल का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो गैस के प्राइसेस तो दोस्तों बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए हैं? 60 रुपए है जो कि एक साथ बढ़ गए हैं। अगर आप कमर्शियल सिलेंडर लोगे, तो कमर्शियल सिलेंडर का तो 114 रुपए के आसपास है, जो कि बढ़ गए हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बेलेंस ने
ओली को हरा दिया और नेपाल के प्रधानमंत्री सबसे यंगेस्ट है जो कि बनने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वीडियो है जो कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास का है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोचिए आप, उसके पास में ये अटैक हुआ है। कितने सारे लोग हैं जो कि यहाँ से ट्रैवल करते हैं, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, सब जो लोग हैं जो कि अटक गए हैं। आप ऐसी कंडीशन में प्लेन नहीं उड़ा सकते, गलती से एक थोड़ा सा भी पार्ट के ऊपर अगर प्लेन के ऊपर गिर गया ना तो बहुत लोग हैं जो कि मर जाते हैं और बहुत बड़े क्रैश होते हैं, इसलिए प्लेन यहाँ से नहीं उड़ाए जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने साफ तौर पे बोला है ईरान ने कि हम हमारे नेबर्स पे अटैक नहीं करना चाहते हैं अनलेस अटैक और ईरान ओरिजिनेट फ्रॉम देयर टेरिटरी। अगर उनकी टेरिटरी से अगर कोई अटैक ओरिजिनेट नहीं हो रहा तब तक हम अटैक नहीं करना चाहते। राइट, अननेसेसरली वॉर वॉर को हम लोग गल्फ के अंदर है जो कि नहीं ले जाना चाहते। होल रीजन से लड़ने का कोई फायदा भी नहीं है ईरान के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईरान इंफेसिस कर रहा है अपनी सोवरेनिटी के ऊपर, स्ट्रेटेजिक रेसिस्टेंस के ऊपर और नेशनल ऑनर के ऊपर, है ना। यहाँ पर मेजरली जो बात ये हो रही है कि भाई इन्होंने यूएस और इसराइल के प्रेशर के सामने गिव अप करने से मना कर दिया है। बट ये चाहते भी नहीं है कि ये वॉर जो है वो पूरी गल्फ को भी साथ में ले लिया जाए, क्योंकि फिर ईरान के लिए डबल साइडेड वॉर है जो कि बन जाती है, ट्रिपल साइडेड बन जाती है, एक तरफ इसराइल, एक तरफ यूएस और एक तरफ गल्फ बन जाता है ना। तो अभी ये चाहते हैं कि जो वॉर है ना ये लिमिटेड कन्फ्रंटेशन रहे इसराइल और ईरान के बीच में रहे, और यूएस का भी इन्वॉल्वमेंट जो बढ़ता जाना ना वो भी अगर कम होगा तो ईरान के लिए बेहतर होगा। लेकिन यूएस से तो खैर बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है ना। ये धीरे धीरे रिस्क जो है वो रीजनल वॉर की तरफ है जो कि बढ़ता जा रहा है, और इससे स्ट्रेटेजिक बैलेंस भी गल्फ के अंदर काफी बदलाव आएगा। और समझ गए। तो यहाँ पर मेजर जो कंसर्न है वो पोर्ट के लिए है, एयरपोर्ट के लिए है, ऑयल फैसिलिटीज के लिए है, शिप्स के लिए, डिसैलिनेशन प्लांट्स, इन सब जगह के ऊपर अटैक किया गया है। तो गल्फ कंट्रीज मेजरली बहुत ही सेंसिटिव रीजन है बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड वाटर सिस्टम जो हैवीली इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। अब जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन सबके ऊपर अटैक करते हो ना तो ये धीरे धीरे क्या है, इनकी बैकबोन तोड़ने वाली बात है गल्फ कंट्रीज की, क्योंकि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी पावर है। राइट, अब ये सारा इंफ्रा का पार्ट है, यहाँ पर अटैक करना अपने आप में प्रॉब्लम। जैसे दुबई एयरपोर्ट के ऊपर हो गया, अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजरस बात है कि दुबई एयरपोर्ट नहीं हिल पा रहा है। मरीना करके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर टॉप फ्लोर के ऊपर जो है कुछ डेब्रिश है जो कि कचरा गिर गया था, ऊपर का फ्लोर के ऊपर धुआं धुआं देखने को मिला। ये दुबई के लिए बहुत बड़ी बात है। राइट, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस है जो कि माना जाता है। इसके अलावा स्टेट ऑफ हर्मुज वाले तो हम बात कर ही चुके हैं, 20% ग्लोबल ट्रेड चेक पॉइंट है जो कि माना जाता है ऑयल एक्सपोर्ट के लिए, और वहां पर भी काफी डिस्ट्रप्शन है जिसकी वजह से महंगाई भी देखने को मिलती है। अब इस युद्ध के अंदर देखो, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, डोमेस्टिकली तो ईरान को काफी नुकसान है। इंटरनेशनली अगर मैं बात करूं तो उस रीजन में पीस के लिए ये ठीक है, ताकि जितने भी प्रॉक्सी वॉर्स है वो सब खत्म हो जाए। ईरान अगर फंडिंग करना बंद कर देगा तो कई सारे इंटरनेशनल ग्रुप जो है, हमास है, हुतीज है, हिजबुल्लाह है, ये सब भी ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। बट एज ए कंट्री हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो ये युद्ध जो है वो हमेशा नुकसानदेही होता है। दुनिया में कहीं पर भी युद्ध हो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान ही होता है, उससे हमें कभी भी बेनिफिट नहीं होता है। तो हमें कभी भी किसी भी युद्ध को प्रमोट करना या सही नहीं ठहराना चाहिए एज ए कंट्री, अगर मैं बात करूं, क्योंकि घुमा फिरा के एंड ऑफ द डे वी नीड टू सी आर बेनिफिट एज ए कंट्री। तो हमारे जब दुनिया में कोई भी वॉर होता है ना तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या होती है, महंगाई बढ़ जाती है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम है। समझ गए। हुती, हमास, उन सबसे हमें एज ए कंट्री कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ पे उस वॉर से महंगाई बढ़ रही है। दूसरा, जॉब एम्प्लॉयमेंट में इश्यू आता है क्योंकि लोग काफी पैसा है जो कि निकाल लेते हैं। तीसरा, हमारे यहाँ पे ऑयल गैस के क्राइसिस आते हैं। राइट, तो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन बढ़ाने में इसका भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है। चौथा, हमारे इंडियंस जो है ना वो काफी सारे हैं जो कि अब्रॉड में रहते हैं, हर कंट्री के अंदर एक आधी भारतीय तो आपको मिल ही जाएगा। तो वहां से फिर हमारे भारतीयों की जान की भी थोड़ा इश्यू आता है। तो ये चार पांच इश्यूज की वजह से दुनिया में कहीं पर भी अगर वॉर होती है ना, कोई सी भी वॉर हो, वो हमारे एज ए कंट्री के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। समझ गए, हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। चलिए, तो और इसराइल और ईरान का तो कन्फ्रंटेशन आपको मालूम है बहुत पुराना ही, 1979 के जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद से ही जो है ना इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी ईरान ने चेंज करी थी, और इसराइल के हमेशा से खिलाफ है जो कि रहे हैं। राइट, चलिए ठीक है। हम लोग वेस्ट एशिया के ऊपर एनर्जी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, मिलियंस ऑफ इंडियन रहते हैं, इनस्टेबिलिटी ऑयल प्राइसेस में, रेमिटेंस में, ट्रेड के रूट में, सेफ्टी ऑफ इंडियन के रूप में देखने को मिलती है। तो हमें तो डायलॉग को ही प्रमोट करना हमारे लिए जरूरी है। ये एक तरीके से शॉर्टकट बना दिया। पहला स्टेटमेंट है, स्टेट ऑफ हर्मुज पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। कुसिम आइलैंड इज कंट्रोल्ड बाय ओमान। कुसिम आइलैंड, स्टेट ऑफ हर्मुज इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल ऑयल ट्रेड। आपको मालूम ही है, हर्मुज के ऊपर हम बहुत सवाल कर चुके हैं, अब तो आपको याद हो ही गया होगा। ये जो आइलैंड है ना, क्यूसिम आइलैंड, ये ईरान के द्वारा कंट्रोल्ड है एक्चुअली के अंदर। समझ गए, ये ओमान नहीं होगा। तो बी आपका सही आंसर होगा।
सेकंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉन सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर जो कि 14.2 kg के आते हैं, इनकी कॉस्ट होगी 913 रुपए। ठीक है, यहाँ पे 60 रुपीज का हाइक है जो कि हो गया है। इसी प्रकार से अगर आप कमर्शियल सिलेंडर लेते हो तो कमर्शियल पहुंच चुका है कितना, 1100 समथिंग का। कितना है इसका अभी, कमर्शियल कितना बढ़ गया है, 114 रुपए। 114 रुपए है जो कि कमर्शियल सिलेंडर की रेट बढ़ गई है। आप सबको मालूम ही है जो प्रधानमंत्री उज्जवल योजना, जिसके अंदर उज्जवल योजना में मालूम होगा ना, जहां पे हम लोग सिलेंडर देते हैं, 10 करोड़ हाउस होल्ड यानी कि नियर बाय 40 करोड़ के आसपास लोग हैं जो कि इसको यूज करते हैं, है ना। तो उनका भी इंक्रीमेंट हो गया है। तो 12 अगर आप साल में रिफिल लेते हो तो आपको 300 रुपए का सब्सिडी है जो कि आपके बैंक अकाउंट में मिलता है। समझ गए। तो आपको पड़ेगा 613 रुपए का 12 रिफिल तक। तो और 12 के बाद अगर आप लेते हो तो फिर आपको पूरा पैसा है जो कि देना पड़ेगा। समझ गए, इस तरीके से चलता है ये। ऑलराइट। तो अब यहाँ पर अभी तो सिर्फ ऑयल और इसके गैस के हुए हैं, अभी तो आपको कुछ टाइम के अंदर ऑयल के भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए, तो एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए पर सिलेंडर बढ़ गया है ग्लोबल एनर्जी मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से। कमर्शियल एलपीजी 114 रुपए। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की प्राइस अभी 1883 है जो कि पहुंच चुकी है। सब्सिडी आपको जो मिलती है वो 12 रिफिल पे मिलती है उज्ज्वल स्कीम के तहत, जिसके अंदर आप 300 रुपए आपको वापस मिलते हैं, लेकिन अभी वहां पर भी प्राइस है जो कि आपको बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, ऑयल टैंकर की मूवमेंट डिस्टर्ब हो चुके हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई है इसकी वजह से। और हमारे तो 40-50% ऑयल वहीं से आता है, तो वो तो हमें पहले भी पता था। देखो, जब ये वॉर हो रही थी ना, उस टाइम पे भी हमें पता था कि हमारे लिए तो ये सारी कंडीशन जो है वो आने ही वाली है ना। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, फर्टिलाइजर की कॉस्ट बढ़ती है, फूड की बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती है, घर के एक्सपेंडिचर है जो कि आपके बढ़ जाते हैं जब आप इस तरीके से इश्यू होता है तो, है ना। चलिए, ठीक है। कुछ कंपनी कंपनी थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है प्राइस के फ्लक्चुएशन को, लेकिन वही वाली बात है कि ज्यादा नहीं कर पाती है, और कर भी करना का एजेंडा दिखाने का अलग होता अलग है। तो क्या होता है कि ऑयल कंपनीज तो अपना बढ़िया प्रॉफिट है जो कि बना लेती है, 2 रुपए बढ़ाने चाहिए तो वो पहले से ही 4 रुपए बढ़ा के चलती है, फिर उसके बाद में 1 रुपया कम कर देती है, तो उसके बाद में आपका ओवरऑल प्राइस है जो कि वैसे बढ़ ही जाता है। समझ गए। चलिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर के अंदर है ना। ये सब तो आपको मालूम ही है। मेजर चेक पॉइंट आप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एलपीजी के जो है वो यूएस, सऊदी और रशिया आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग 85% हमारा क्रूड ऑयल की जरूरत है जो कि हम लोग इंपोर्ट ही करवाते हैं। पहला स्कीम एलपीजी को लेकर है, उज्ज्वल स्कीम को लेकर। दूसरा हरमुज को लेकर।